स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ओके, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज हम बात करेंगे आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक की, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था मोलैरिटी एंड परसेंट कंसंट्रेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, ठीक है, और इन सारे और नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं इनको हम समझेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद मोलैलिटी। मोलैलिटी से स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी, ओके। देखिए एक्चुअली पहली चीज जो हमें समझनी है कि समटाइम इट हैपेंस दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो मेक इट वेरी क्लियर दैट मोलैरिटी अलग चीज है, मोलैलिटी अलग चीज है, ठीक है ना। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से नहीं, ठीक है ना। कीप इट इन योर माइंड, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है आपको। दूसरी बात, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram mass of solvent। अब ये चीज समझ लें आप बिल्कुल अच्छी तरह से कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन लिख देता हूं, इट विल बी रॉन्ग, गलत होगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हमने मोलैरिटी में कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां हमने सॉल्यूशन की बात की थी। और यहां हम बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में कंपैरिजन करें तो मोलैरिटी में हमने 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, जबकि ऑन द अदर हैंड मोलैलिटी में हम बात करें 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्वेंट के मास की बात हो रही है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं यही आपके मार्क्स को कम कर देती हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लें आप, ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अपन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? तो अगर मैं मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो स्मॉल एम इक्वल्स टू, पहले इसको मोलैरिटी लिख लेते हैं, मोलैलिटी, ओके। तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है? सोचिए और बताएं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें? 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाए। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट को आप डब्ल्यू केजी, ठीक है ना, केजी में मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। आई रिपीट, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा सा भी ध्यान आपका हटा तो ध्यान रख लेना, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो यहां बिल्कुल कंसंट्रेट करके और इस चीज को समझ लेना है हमें। यस, थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करें। एम, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये किसके इक्वल होता है? देखो, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन MB। इसका मतलब और समझ लें, WB क्या है हमारे पास? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है। तो MB क्या है? दिस इज मास ऑफ, सॉरी, दिस इज मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इस वैल्यू को यहां पुट कर दें हम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय W kg में, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास मास है सॉल्वेंट का, इट इज इन केजी, ये केजी में है। बट सम ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट
मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम, ठीक है ना, उसको ग्राम में दिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट को। तो इन दैट केस द फॉर्मूला शुड बी लिटिल बिट चेंज, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो व्हाट चेंज विल यू मेक हियर? m इक्वल्स टू WB एज इट इज रहने देते हैं, MB को एज इट इज रहने देते हैं, और यहां मैंने कहा कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट है आपके पास, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WA लिख देते हैं इसको ना, क्योंकि A सॉल्वेंट के लिए हम यूज में ले रहे हैं, ध्यान रखना। और अब इसको मैं ग्राम में लिख रहा हूं। तो एक चीज ध्यान रखिए आप, इसकी जो यूनिट है, यूनिट होती है इसकी हमेशा मोल पर केजी, ठीक है ना, मोल पर केजी। तो आपके पास ये वेट जो है वो ग्राम में नहीं केजी में आना चाहिए यूनिट के अकॉर्डिंग। तो यहां अगर हम ग्राम में रख रहे हैं वैल्यू को, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे आप, और उस 1000 को कहां ले जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है ठीक है ना। तो मोलालिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। अब दूसरी बात जो यहां समझाने वाली है वो ये है कि डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप ये बताएं कि मोलालिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें ये पता है कि कोई भी ऐसी यूनिट जिसमें आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, so that's why the same unit will be affected by temperature. But here we don't have volume, we have only mass. हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, we have mass. So as we have mass, that means mass is not affected by the temperature. So that's why the molality will be independent of temperature. ये temperature से independent होगी। तो ध्यान रखें कि molality is independent of temperature. It is independent of temperature. ये टेम्परेचर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया है। ओके, उसकी डिपेंडेंसी बता दी हमने, किस पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। ओके, तो ये मोलालिटी क्लियर है। इन सब के न्यूमेरिकल अपन एक साथ देखेंगे, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो अभी मैं केवल बात कर रहा हूं डेफिनेशन के बारे में और इनके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, दिस वन। मोस्टली इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और ये हमारे पास में उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोलालिटी के बाद नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी क्या है। देखिए, नॉर्मेलिटी, देखिए नॉर्मेलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने ध्यान दिया कि अभी तक अपन ने जो दो चीज देखी है, जैसे मोलालिटी देखी हमने, मोलारिटी देखी, तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में हमने नंबर ऑफ मोल्स काम में ली है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन, इस तरह से डेफिनेशन की स्टार्टिंग हुई है। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स काम में नहीं लेते हैं, हम ग्राम इक्विवेलेंट काम में लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in या present in यूनिट वॉल्यूम से क्या मतलब है हमारा, यूनिट वॉल्यूम से मतलब है जैसे 1 लीटर, ये यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, उसी को आप क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी कहेंगे, ठीक है। और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना, इसको समझे हम, ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं कि मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। तो सिमिलरली यहां भी आपको क्या बोलना है, गिवन
गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब यहां फिर एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। भाई गिवन मास तो हमें पता है कि जो गिवन मास है वो क्या है, लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट मास क्या होता है? भाई ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास के लिए क्या है, देखो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए। जैसे अगर हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां देख लेते हैं हम। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो एसिड का अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ऊपर तो क्या लिखूंगा उसका, ऊपर तो आप इसमें यूज में लेंगे, जैसे एक सिंपल सा है, अगर हम मोलर मास फाइंड करते हैं तो उसी तरह से हम इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय, क्योंकि एसिड है तो यहां बेसिसिटी लिखें, ठीक है। अब फिर एक प्रॉब्लम आ रही है आपको, मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये बेसिसिटी क्या होती है? एक्चुअली बेसिसिटी क्या है, कोई भी एसिड जो है वो कितने H को रिलीज करके, कितने H+ को रिलीज करके बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे अगर हम बात करें HCl, ठीक है, तो अगर मैं HCl की बेसिसिटी की बात करता हूं तो HCl की बेसिसिटी कितनी है 1, क्योंकि इसमें H मतलब रिलीज होने वाला H+ कितना है 1। अगर मैं HNO3 की बेसिसिटी की बात करता हूं तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 1। H2SO4 की बेसिसिटी की बात करते हैं तो कितनी है इसकी 2, ठीक है। तो ये यानी जितने रिलीज करने वाले इसके पास में H हैं वो उसकी बेसिसिटी है, ठीक है। अब यहां ना इसमें भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूले में तो आपको H दिखाई देगा, लेकिन वो H रिलीजेबल नहीं है, वो रिलीज नहीं होते। तो केवल जो रिलीज हो पाते हैं वही उसकी बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके देखें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लें, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम H3PO2, एक ले रहे हैं हम H3PO3 और एक हम ले रहे हैं H3PO4, ठीक है। अब जरा H3PO2 का स्ट्रक्चर देखें आप कैसा है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज लाइक दिस, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखें H3PO3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, और H3PO4 इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि वो ही H रिलीज हो सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है। अब ऐसा क्यों, फास्फोरस वाले क्यों नहीं? क्योंकि आप देखो एक तो PO मतलब यहां पर OH बॉन्ड है, ठीक है, और एक देख रहे हैं कि PH बॉन्ड है, यहां पर PH बॉन्ड है, तो कौन से रिलीज होंगे? अब जरा समझना, एक तो ये वाला बॉन्ड है PH और एक ये वाला बॉन्ड है OH। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। फास्फोरस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इन दोनों बॉन्ड में से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है? जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है बॉन्ड, ये भी, तो इसमें ये टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H आसानी से रिलीज होंगे। तो आप सीधा सा ये समझ ले, जितने OH बॉन्ड है इनमें उतने H रिलीज हो सकते हैं। तो यहां देखिए OH बॉन्ड तो आपके पास एक ही है, तो यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, जबकि यहां 3 हाइड्रोजन है। यहां पर OH बॉन्ड कितने हैं? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, जबकि आपके पास में कितने हाइड्रोजन है? 3। और सिमिलरली यहां देखो, यहां 3 OH बॉन्ड है इसमें, OH OH OH, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन है। तो यहां अगर मैं बेसिसिटी फाइंड करता हूं, सॉरी इक्विवेलेंट मास फाइंड करता हूं, ये तो बेसिसिटी लिख रहा हूं पहले मैं, H3PO2 की, H3PO3 और H3PO4, इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। एक्चुअली H3PO2 क्या है पता है? दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, एंड दिस इज फॉस्फोरस एसिड, एंड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये नाम कैसे निकाला ये भी बता देता हूं। वैसे तो अपन थोड़ा भटक रहे हैं अपने टॉपिक से, लेकिन क्योंकि चालू कर दिया है तो हमने बता ही देते हैं, ठीक है।
एक बार अब जरा हम क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना वैसे तो आपके जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला एक चैप्टर है उसमें आएगा, लेकिन अभी मैं ये बता देता हूं कि यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी है। तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास 3 ऑक्सीडेशन के अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस है, तो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन वाली सब्सटेंस होता है उसके लास्ट में आप इक लगाते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। उससे कम ऑक्सीडेशन है तो उसमें अस लगाते हैं, उससे भी कम आ रहा है तो उसके आगे हाइपो लगा देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया। जैसे इसको हमने कहा फॉस्फोरिक एसिड, अब इससे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इसकी, तो इसे क्या बोला, फॉस्फोरस एसिड, अस लगा दिया। और इससे भी कम है तो हम अस को तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हम आगे हाइपो लगा देंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक। तो अस किस में लगता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, जैसे क्यूपरस Cu+1, क्यूपरिक Cu+2, फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अभी तो अपन इसकी बात कर रहे थे, तो इनकी बेसिसिटी कितनी है, देखिए इसकी बेसिसिटी हमारे पास में आई है 1, इसकी बेसिसिटी है 2 और इसकी बेसिसिटी है 3। तो ये तो मैंने केवल बेसिसिटी लिखी है। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है एसिड का, ठीक है, एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो एक बार मैं फाइंड करके देखता हूं। सबसे पहले जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है HCl का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो HCl के लिए क्या लिखोगे आप ऊपर, मॉलिक्यूलर मास। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बताएं, 35.5 एंड 23 यानी 58.5। 58.5 तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। बेसिसिटी कितनी है 1, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए, 58.5 ही होना चाहिए। ठीक है, एक और फाइंड करें, H2SO4 का फाइंड करते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 का ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, तो H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हो तो 98 आता है, ध्यान रखना 98 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 से डिवाइड करो, कैंसिल करो 49। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49। तो बात समझ में आ गई। अगर आपको किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर उसका मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। और बेसिसिटी निकालनी आपको आ गई है कि बेसिसिटी कैसे फाइंड की जाती है। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं नॉर्मेलिटी जब समझाऊंगा तो नॉर्मेलिटी में हमें इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी, ग्राम इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी। तो वो आपको पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास मैंने बता ही दिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर रहे हैं, लिख लेना इसे। ओके, रफ कर दें। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं। तो इसके लिए वापस वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी गिवन मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास ही था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ठीक है ना, तो बोलेंगे सर एसिडिटी का, एसिडिटी ये बेटा वाली एसिडिटी नहीं है, ये एसिडिटी क्या है कि कोई भी बेस जो है ना वो कितने OH रिलीज करेगा जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, वो उसकी एसिडिटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है इक्विवेलेंट मास, नहीं पहले एक बार एसिडिटी बता देते हैं, एसिडिटी कैसे फाइंड करें। जैसे यहां तो मैं लिख रहा हूं बेस और यहां मैं लिख रहा हूं उनकी एसिडिटी। ठीक है, तो देखो बेस एक तो लिख रहा हूं NaOH, एक लिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक लिख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको एसिडिटी बतानी है, तो जितने उसमें OH रिलीज करने की टेंडेंसी है उतनी उसकी एसिडिटी होती है। जैसे इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1, क्योंकि एक ही OH है इसमें, एक OH H+ को न्यूट्रल कर सकता है, एसिड को न्यूट्रल कर सकता है, इसमें 2 H है तो इसकी एसिडिटी 2 है और इसकी एसिडिटी 3 है।
ठीक है, इस तरह से हम एसिडिटी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मुझे मान लो फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास, तो एक ले लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? इसे फाइंड करने के लिए ऊपर लिखोगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय इसकी एसिडिटी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले? देखो, कैल्शियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन और प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 2, टोटल कितना हुआ 40 प्लस 32 प्लस 2, दैट मीन्स 74 हो गया, ठीक है। तो यहां लिख दिया हमने 74 डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी है इसकी बताओ, 2 है, 2 से डिवाइड करो तो कितना है आपके पास 37। तो 37 इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिमिलरली अपन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी फाइंड कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने OH आयंस हैं जो रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, वो उसकी एसिडिटी है, उसको डिवाइड करना है आपको और ऊपर उसका मॉलिक्यूलर मास रखना है, ठीक। तो ये मोस्टली एसिड बेस काम में आते हैं, बाकी और भी कंपाउंड्स आ सकते हैं। अगर कोई आयन है तो आयंस के केस में आप क्या करते हैं, जैसे इसको रफ कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है सपोज इक्विवेलेंट मास ऑफ, नहीं, हाँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ FeSO4 इन सॉल्यूशन, किसी नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2+ इन FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन में आपको Fe का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, Fe2+ का। तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो सिंपल सा वही है कि ऊपर तो आपको लिखना है गिवन मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, तो यहां मॉलिक्यूलर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास ये आयन है, तो इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, आप ध्यान रखना, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, और फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज लिखेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी लिख सकते हैं हम। अगर किसी मान लो आयन का आपको फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिख दें, नीचे उसके ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एसिड या बेस दिया जाता है, जैसे नॉर्मेलिटी वगैरह पूछी जाती है तो अपन फाइंड कर सकते हैं। यस, अब पॉइंट पर आ जाते हैं वापस कि नॉर्मेलिटी हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपको पता चल गया ना ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट जो है वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नॉर्मेलिटी कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसका फॉर्मूला। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। और अभी हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं आप। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं गिवन मास और डिवाइडेड बाय लिखते हैं इक्विवेलेंट मास और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसमें, लीटर में, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अब कोई जरूरी नहीं है ना कि आपको जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही दिया जाए, हो सकता है कि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यहां इसको यूं भी लिखा जा सकता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ml में, और इंटू क्या कर दें यहां 1000 कर दें, ठीक है। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी का, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट क्या बोलेंगे आप, तो यूनिट बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, पर लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे अपन,
ठीक है, अभी मैंने केवल फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब इसमें एक चीज और बताओ कि क्या नॉर्मेलिटी जो है इज इट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर और नॉट? सोचिए और बताएं, टेम्परेचर से इफेक्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। रीजन, क्योंकि नॉर्मेलिटी में आपके पास वॉल्यूम आ रहा है डिवाइड में, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके, और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नॉर्मेलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात होगी नॉर्मेलिटी के बारे में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखें। नॉर्मेलिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है। मोल्स फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन। अब किसके मोल्स का फ्रैक्शन? ये जो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन है इनके मोल्स का फ्रैक्शन है। तो इसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is the ratio of number of moles of that component and total number of moles ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है। देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूले से समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे हम ये मानते हैं लेट अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ए एंड बी। ओके, वी हैव टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। अब आपको क्या करना है कि क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो यूज में लेने ही हमें, क्योंकि डेफिनेशन में है नंबर ऑफ मोल्स। तो एक बार इन दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेने हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे? Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल्स टू NB, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन भी आया है, तो अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स Na है इसके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको आप XA से रिप्रेजेंट कर दें, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? XB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, समझना ध्यान से। डेफिनेशन में मैंने क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। जैसे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन x हुआ, किसके इक्वल होता है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशो होता है किसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स जिसका फाइंड कर रहे हैं। तो लो Na, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? A प्लस B, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, जैसे A का फाइंड कर रहे हैं, तो A के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं XB के लिए फाइंड करता हूं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो कंपोनेंट B के मोल्स ऊपर रख देंगे हम, अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? B के लिए मोल फ्रैक्शन आ गया। समझ में आ गई बात? लेकिन अब एक चीज समझना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ही दिए जाएं। मोल फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल्स में कई बार हमें मास दे दिया जाता है। समटाइम इट हैपेंस दैट मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज गिवन। सो इन दैट केस हाउ विल यू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट? तो उसके आप मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। देखिए,
आपने अभी पढ़ा था कि Na यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसके इक्वल होता है? WA अपॉन MA, ठीक है ना, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली NB किसके इक्वल होगा? WB अपॉन MB। समझ में आया नहीं भाई? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो A के लिए, फिर ये B के लिए। अगर ये वैल्यू मैं वहां पुट कर देता हूं तो फार्मूला क्या बना आपके पास? XA वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास A के लिए WA डिवाइडेड बाय MA अपॉन WA डिवाइडेड बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MB, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो तो आपके पास XA आ जाएगा। न्यूमेरिकल देखेंगे हम, बट अभी आपको मैंने केवल फॉर्मूला ड्राइव करके बताया। सिमिलरली अगर आपको B का मोल फ्रैक्शन देखना है, ठीक है, मास के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे? XB इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को क्या लिखेंगे? WB डिवाइडेड बाय MB WA डिवाइडेड बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MB। ये लो जी, तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बोर्ड में कि प्रूव दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिट, ऑलवेज 1। यानी आपके पास सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, चाहे वो A B हो, चाहे वो A B C हो, चाहे वो A B C D हो, ठीक है ना। तो यह एक प्रूव करके देखें हम। तो एक बार मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, चलिए इसको रफ कर देते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यही हो जाएगा इतनी सी जगह में आराम से। तो एक बार मैं वो लिख देता हूं कि प्रूव करना है अपन को ना, प्रूव दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो आप देखो मैंने यहां पर 2 वो लिखे थे, जैसे आप मान लो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन ए बी से मिलकर बना हुआ है। ए के मोल फ्रैक्शन XA, बी के मोल फ्रैक्शन XB। XA के लिए इस तरह से लिखेंगे, XB के लिए इस तरह से लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। आगे ऐड कर रहा हूं मैं, तो ऐसे ऐड करेंगे, देखो XA प्लस XB इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को ऐड कर दो, NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB NA प्लस NB, ठीक है। तो मैथ तो आती है आपको। आगे क्या करेंगे? XB XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? NA प्लस NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। इस तरह सॉल्व करेंगे इसे, और अगर इसको इससे कैंसिल कर दे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। दैट मीन्स क्या है हमारे पास? XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। यही तो प्रूव करना था हमें, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, यानी XA A का मोल फ्रैक्शन, XB B का मोल फ्रैक्शन, और दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि 2 कंपोनेंट के लिए हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया जाए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, ठीक है, और तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 है, उसको प्रूव करें। तो सिमिलर मेथड से उसको प्रूव करना है। अगर यहां मैं C भी लिख देता हूं तो क्या लिखेंगे? XA इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। सिमिलरली NB फाइंड कर रहे हैं तो XB इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, और फिर यहां पर तीनों को जोड़ देना, XA XB XC को जोड़ देना, ठीक है ना। तो वो आप करके देखना, आपको करके देखना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बोल देता हूं, सुन ले, कि प्रूव दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट्स A B C, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A B C 3 कंपोनेंट है, इनके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है। तो इसी मेथड से उसको आप करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर दे, चलिए इसको रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर देते हैं।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या बच गया, देखो एक बच गया हमारा पीपीएम और पीपीबी दोनों एक साथ ही ले लेते हैं अपन। देखिए पीपीएम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, करेक्ट। और एक आता है पीपीबी, पीपीबी इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, समझे इसका फॉर्मूला। देखो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम की जो डेफिनेशन है तो वो ये है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट इन ग्राम present in 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्यूशन के 10⁻⁶ पार्ट यानी 10 लाख 10 लाख जिसको 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, जिसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसे इस तरह से फाइंड करेंगे, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट लिख दो या कंपोनेंट लिख दो, एक ही बात है, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, अब जैसे मैं मान लेता हूं सपोज 2 कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, तो आपको किसी कंपोनेंट बी का पीपीएम फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, WB मास ऑफ कंपोनेंट, और टोटल मास क्या होगा, A प्लस WB और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन, भाई 6 लगाते ही पर मिलियन हो गया। अब अगर पीपीबी की बात करते हैं तो बस फर्क इतना ही है कि मिलियन की जगह बिलियन आ गया, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ये आप लिखेंगे, यहां मैं केवल बता रहा हूं कि आपको क्या लिखना है, यहां पर 10⁻, क्या लिख देना है, 10⁹ कर देना है, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसे आप पीपी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और अगर पीपीबी का फॉर्मूला लिखे तो क्या बना, पीपीबी इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड, कंपोनेंट बी कर दे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंपोनेंट बी, और यहां क्या आ जाएगा, टोटल मास, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, क्योंकि 1 बिलियन का मतलब 10⁻⁹, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बना, तो पीपीबी का फॉर्मूला बना पीपीबी, ठीक है, फॉर्मूला बना WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, ठीक है। अब यहां एक चीज ना समझने वाली है, ये वाली यूनिट्स कहां काम आती है, हम पीपीएम और पीपीबी को यूज कहां करते हैं, एक्चुअली इस यूनिट को हम वहां यूज में लेते हैं जहां कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि आप 10 लाख में से पूछ रहे हैं कितने पार्ट है, 10⁹ में से पूछ रहे हैं कितने पार्ट है, तो इसका मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन। जैसे मान लें कि आप एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज क्या है, पीपीएम में फाइंड करें, पीपीबी में फाइंड करें, वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल होती है इसकी क्वांटिटी जो होती है, तो इसलिए ऐसी कंसंट्रेशन जो बहुत ही कम हो उसे फाइंड करने के लिए हम पीपीएम या पीपीबी यूज में लेते हैं, और बाकी कंपेरेटिवली ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम परसेंट भी काम में लेते हैं, परसेंट कंसंट्रेशन हमने जो देखी थी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ भी काम में लेते हैं, इसमें कितने ग्राम 1 लीटर में है, वो अलग चीज हो गई, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पीपीएम और पीपीबी की, गॉट इट, रफ कर दे इसे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फॉर्मेलिटी।
ठीक है। तो आप कहेंगे सर फॉर्मेलिटी मत करो। अरे फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, ये तुम्हारा टॉपिक है फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब ये फॉर्मेलिटी क्या है समझते हैं। देखो इसको यूं समझो आप कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन आयनिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन, उन आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन अगर आपको एक्सप्रेस करनी है तो उसे आप फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बाकी जो जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब काम में लेते हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी हम किसके लिए काम में लेते हैं, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। अब फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला मास काम में आता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो। तो इसके लिए डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट, सॉरी, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन ग्राम फॉर्मूला यूनिट, ज्यादा सही है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें कितने ग्राम फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। जितने ग्राम फॉर्मूला यूनिट है, ध्यान रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, फॉर्मेलिटी। अब ये जो फॉर्मेलिटी है समझना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी केवल हम किसके लिए फाइंड करते हैं, फॉर्मेलिटी हम फाइंड करते हैं केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ग्राम फॉर्मूला मास कर दो, आई थिंक मास ज्यादा बेटर लगेगा, यूनिट नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सही है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स, इसको आयनिक कंपाउंड्स के लिए काम में लेते हैं। और इसकी एक्सप्रेस किससे करेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय नेचुरल है भाई। जब आप मोलैरिटी को n से, नॉर्मेलिटी को n से एक्सप्रेस कर रहे थे, तो फॉर्मेलिटी को किससे एक्सप्रेस करेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय f, कैपिटल F, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाए। तो फॉर्मेलिटी क्या है, देखो, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, तो हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, उसमें क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। एक में ग्राम इक्विवेलेंट मास था, किसमें, नॉर्मेलिटी में, इसमें ग्राम फॉर्मूला मास, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किसमें, लीटर में। तो उसे आप क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। अब ये ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकाले, ठीक है ना, ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकाले, ग्राम फॉर्मूला मास क्या है। तो जैसे आपने देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाला था, वैसे ही ग्राम फॉर्मूला मास निकलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर तो आपको क्या लिखना है, मास ऑफ, या गिवन मास कर दे, गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, ठीक है। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, और अपॉन में और क्या आएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ठीक है ना, लीटर में वॉल्यूम है। और यही वॉल्यूम अगर ml में हो तो फॉर्मूला क्या बना, गिवन मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय V ml में, ठीक है ना। समझ में आ गया ना 1000 क्यों आया, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको कि अगर आप ml में वॉल्यूम को ले रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई 1000 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ लीटर में ले रहे हैं तो 1000 की जरूरत नहीं है, बिना 1000 के कैलकुलेशन करेंगे आप। तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यहाँ प्रॉब्लम करते हैं बच्चे कि इसमें क्या है, 1000 जैसे यहाँ ml में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 नहीं लगाते, या 1000 लगा देते हैं और यहाँ पर लीटर में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वहां आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
क्वेश्चन तो खैर वही रहेगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी हो गया। आई थिंक फॉर्मेलिटी क्लियर है। और ये ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी किसके लिए फाइंड करते हैं? केवल आयनिक कंपाउंड के लिए। अब एक चीज और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपसे आपके दिमाग में भी आएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करें। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला मास फाइंड करने का तरीका वही है जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का तरीका है। भैया आप मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं? जितने भी उसमें आपके पास एटम्स होते हैं उन सबके मास को ऐड कर देते हैं। इसमें भी वही है, बस फर्क इतना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, तो उनको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको NaCl का क्या फाइंड करना है? फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो NaCl का फॉर्मूला मास फाइंड करना है तो कैसे करोगे कि यहां पर आप इक्वल्स टू क्या होगा कि मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो। तो Na प्लस का मास कितना है? 23 और Cl माइनस का कितना है? 35.5। तो कितना आया? 58.5। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला मास आ गया। गॉट इट? तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब तरीका वही है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का, बस फर्क इतना है कि वो आयनिक कंपाउंड के लिए फाइंड करते हैं फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करते हैं। इनको मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक ना एंटाइटी की फॉर्म में साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते आपस में। ठीक है, तब कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये बात हो गई फॉर्मेलिटी। अब क्या बच गया? सोचो। अब बच गई न्यूमेरिकल। ठीक है, अब जितने भी अपन ने फार्मूले देखे हैं इन फार्मूले को यूज में लेकर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स, तैयार हो जाए। यस, देखें तो आपके लिए देखो मैंने फटाफट पहला क्वेश्चन लिख भी दिया, आपको पता भी नहीं चला। चलिए देखिए, करें सॉल्व इसे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 92% एथेनॉल ऑफ बाय मास। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास स्पिरिट है। स्पिरिट तो देखा होगा आपने, जो लैब में बर्नर को जलाने के, स्पिरिट लैम्प को जलाने के लिए, सॉरी, जो लिक्विड हम काम में लेते हैं उसे हम स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट के और भी बहुत से यूजेस होते हैं, लेकिन अभी तो आपको जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है, तो लैब में अगर आपको स्पिरिट लैम्प दिखे तो आप देखना उसमें वो स्पिरिट होती है। स्पिरिट में एक्चुअली 92% एल्कोहल होता है, एथेनॉल। ठीक है ना, काफी वॉलेटाइल होता है, हाथ पे गिरते ही आपको ऐसा कूलिंग फील होगा। ठीक है, लेकिन पीना मत गलती से भी उसको, क्योंकि जो एथेनॉल होता है, ध्यान रखना, स्पिरिट जो होता है, स्पिरिट में एथेनॉल के साथ मेथेनॉल को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि और वो टॉक्सिक इफेक्ट रखता है, तो इसलिए ध्यान रखना, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है कि डिस्टॉर्शन हो जाएगा तो उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, तो अब हमारा कहने का मतलब है कि हमारे पास जो स्पिरिट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें 92% एथेनॉल है। ठीक, अब आपको इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन। अब हमें पता है कि जब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो हमें जितने भी कंपोनेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि उनका मास कितना है, तो मास तो एक ही का गिवन है, पहले देख लें किस किस का मास गिवन है। तो ये दे रखा है 92%, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये 92% बाय मास है, बाय मास का मतलब ग्राम में, ठीक है, तो मैं मास ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का मास, इसको मैं C2H5OH इस फॉर्म में लिख रहा हूं ना, तो इसका मास है 92 ग्राम। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है बाय मास, जैसे आपको 92% दिया, दैट मीन 92 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है वहां पर, या वो सब्सटेंस है, कंपोनेंट है जिसका 92 आपको परसेंट दिया हुआ है। अब ये पूरा सॉल्यूशन ही तो है भाई, स्पिरिट जो है वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना होना चाहिए? तो सॉल्यूशन में दोनों चीजें इंक्लूड है, ध्यान रखना, इसमें C2H5OH प्लस H2O वाटर का। अगर कहीं पर ये नहीं दे रखा कि सॉल्वेंट क्या है, ध्यान रखना, तो आप सॉल्वेंट को वाटर ही कंसीडर करें। और अगर गिवन है सॉल्वेंट तब उसको मान लेगा, गिवन नहीं है और कहा है कि सॉल्यूशन बना है, तो ये अंडरस्टूड है कि वह वाटर ही है।
तो हम ये मान रहे हैं कि वाटर इन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका टोटल मास कितना है 100 ग्राम। अब वाटर का मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ वाटर घटा दो 100 माइनस 92 कितना आया 8 ग्राम। ठीक है, तो ये इनके मास आ गए आपके पास। अच्छा, इसके वाटर के मास को क्या लिखे अपन, WH2O। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, और इसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए गिवन मास और मोलर मास। तो गिवन मास तो आ गया, अब मोलर मास और लिख ले इसका। एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, तो M से डिनोट करते हैं मोलर मास को, C2H5OH एथेनॉल का मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास फाइंड कर लो, 2 इंटू कार्बन, ठीक है, 6 इंटू हाइड्रोजन और प्लस 1 ऑक्सीजन। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो एथेनॉल का जो मोलर मास आएगा वो आपके पास आएगा लगभग 46। नहीं आएगा क्या, नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, 46 कैसे आएगा मोलर मास एथेनॉल का, आएगा क्या, देखते हैं भाई। C2 है तो इसका मतलब C2H6 है और एक ऑक्सीजन है, तो ये तो हो गया आपके पास 2 इंटू 12, ये हो गया 1 इंटू 6 और ये हो गया 1 इंटू, मतलब हाइट इसका ऑक्सीजन का, चलो 1 इंटू 16। कितना आ रहा है, ये 24, ये 6 और ये 16, तो 46 बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मोलर मास आ गया आपके पास 46। ठीक है, कहीं मिस्टेक दिख रही है क्या, चलिए आगे देखें। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहां पर ये तो हो गया इसका मास। अब वाटर का मास और देख रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहां क्या करें अपन, अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, कि इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखो, पहले मोल फ्रैक्शन आपको किसका फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, केवल एथेनॉल का। तो X मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, C2H5OH। ठीक है, इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल जिसका फाइंड कर रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर, उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, सॉरी, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल C2H5OH प्लस, और क्या लिखें, NH2O, ऐसे लिखा जाएगा। एथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो आप इसको मास में कन्वर्ट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो भाई, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, W C2H5OH डिवाइडेड बाय M C2H5OH, मतलब मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली यहां पर भी W, दिख रहा है बेटा, ओके, लाइट गई है लेकिन चलो ये तो कंप्लीट कर देते हैं अपनी। ठीक है, C2H5OH, C2, अगर दरवाजा खुल जाए तो रोशनी आ जाएगी पूरी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहां पर क्या ऐड करें, यहां ऐड करते हैं अपन W वाटर के लिए H2O डिवाइडेड बाय NH2O। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, तो यहां पर एथेनॉल का मास कितना है, तो एथेनॉल का मास है आपके पास, मास की गिवन मास की बात कर रहे हैं, दैट इज 92। ओके, और डिवाइडेड बाय फिर कितना आ रहा है आपके पास, मोलर मास कितना है 46, देन अपॉन में वापस 92 डिवाइडेड बाय 46 प्लस, और वाटर के लिए फाइंड करें, मास कितना है वाटर का गिवन 8, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 18, उसका मोलर मास। इसको सॉल्व कर लेना आप, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अभी, तो 0.82 आ जाएगा। ठीक है ना, 0.82 विल बी द आंसर। गॉट इट। अच्छा, एक बार बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी,
एक्चुअली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव एनी यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी आप नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपस में यूनिट को कैंसिल भी करेंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगी, तो 0.82 ही आएगा प्योर, बिल्कुल बिल्कुल प्योर, कोई यूनिट नहीं, बिना यूनिट के, ठीक है ना। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे किसका, मोलैलिटी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो अब ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन में आपने एथेनोइक एसिड को डिसॉल्व कर रखा है और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। चलिए पहले इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट बताओ भाई, सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट WB मानते हैं हम, और सॉल्यूट क्या है आपके पास, एथेनोइक एसिड, जो कि है 2.5 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि बेंजीन में डिसॉल्व किया है, इसको WA से डिनोट करते हैं, और वो कितना है 75 ग्राम, ठीक है। तो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, देखो याद होगा आपको, m इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB और मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम में, ठीक है। करें सॉल्व इसे, तो देखिए WB क्या है आपके पास, WB इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। तो सॉल्यूट क्या है, एथेनोइक एसिड है, इसका MB फाइंड करना है आपको। MB फाइंड करने के लिए कार्बन कितने हैं इसमें, 2 इंटू कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 इंटू ऑक्सीजन, और प्लस हाइड्रोजन कितने, 4 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है। तो फाइंड करें 2 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 है, प्लस 4 इंटू 1। सॉल्व करें, 24 प्लस 32 प्लस 4 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 60 आ रहा है। तो इसका मास हो गया 60, यहां 60 रख दो, और WA क्या आएगा, मास, गिवन मास। तो गिवन मास सॉल्वेंट का यही है 75, यहां 75 रख दें, ठीक है। पॉइंट को यहां से हटाएं अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 75 इंटू 10, ठीक है। इसको इससे 3 टाइम कैंसिल कर दो, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, कितना बच गया, आपके पास आ गया 10/18, ठीक है। अब 10/18 इसको डिवाइड कर दें, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 0.0556, ठीक है, m, स्मॉल m। या तो स्मॉल m लगा दो यूनिट, या फिर क्या लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं मोल पर केजी, ध्यान रखना। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल हो गया किसका, मोलैलिटी का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा देखें, नॉर्मेलिटी। एक नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल देख लें। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 0.49 ग्राम हमने डिसॉल्व किया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डिसॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया। तो आपको नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो गिवन है पहले उसको लिख लें। तो देखो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है आपके पास, WB बोलते हैं, पर सॉल्यूट का मास जो है उसे 0.49 ग्राम, ठीक है। तो ये H2SO4 का मास हो गया, H2SO4। और दूसरा क्या है हमारे पास, 100 ml सॉल्यूशन, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया ये ml में 100 ml हो गया वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। अब फाइंड क्या करना है हमें, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। अब एक चीज और, किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, चलो वो वहां देख लेंगे अपन। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखें। नॉर्मेलिटी क्या होता है, WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB। कुछ गड़बड़ है बताओ, है, क्योंकि यहां MB किस में आता है, मोलैरिटी में। हमें मोलैरिटी थोड़ी फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में यहां पर क्या यूज करते हैं, देखो इससे, देखो ये भी एक चीज और बहुत शानदार हुए है कि आपको ये भी पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस क्या करें, एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। सेम फॉर्मूले में अगर यहां आप मोलर मास रखते हैं तो मोलैरिटी,
और यहां अगर इक्विवेलेंट मास रखते हैं, अगर यहां इक्विवेलेंट मास रखते हैं तो नॉर्मेलिटी, बस इतना सा ही डिफरेंस। आपको अलग अलग याद करने की थोड़ी जरूरत है, ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए देखें, तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सारी चीज तो आ गई, डब्ल्यू बी आ गया, ठीक है, डब्ल्यू ए, सॉरी गड़बड़ कर दी, ध्यान नहीं देते आप लोग। यस, देखिए तो यहाँ वॉल्यूम आता है ना, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो अब मेरी बात समझे ध्यान से, मैं कह रहा हूं डब्ल्यू बी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, अब क्या बच गया, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका, देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 ये चाहिए हमें। अब याद करो वो दिन, सॉरी याद करो वो टॉपिक जो हमने बताया था आपको कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि आप क्या करते हैं इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए, ऊपर तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और नीचे एसिड का क्या लिखते हैं, बेसिसिटी, क्योंकि एसिड है ना H2SO4, बेसिसिटी। अब फाइंड करें तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 98, बेसिसिटी कितनी होती है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसमें, कैंसिल करें कितना आ रहा है 49, तो 49 क्या है इसका इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, WB की वैल्यू है आपके पास 0.49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना है 49 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 100 L। कितना सिंपल कर दिया आपके लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, और इसका पॉइंट हटाओ तो 49 रह गए अपॉन 49 इंटू और यहाँ 100, ठीक है, और यहाँ एक 10 बच गया अपने पास, तो एक 0 से एक 0 और उड़ा दो आप, तो क्या बच गया आपके पास 49 से 49 कैंसिल कर दो, 1/10 आ गया, डिवाइड करो 1 में 10 को, कितना आता है 0.1, ठीक है ना, n इसकी यूनिट लगा सकते हैं, या तो n लगा दें यूनिट, या क्या लगाएंगे बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। अब क्या बच गया, सोचो सोचो कौन सा न्यूमेरिकल कराए, अरे फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे अपन, देखो फॉर्मेलिटी वैसे क्या आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वो मैंने आपके नॉलेज के लिए करा दिया है, आप करना चाहें तो उसके एडिशनल कुछ क्वेश्चंस अगर कहीं पर गिवन है आपके पास रेफरेंस बुक में तो फॉर्मेलिटी के कर लेना, बाकी तरीका तो वही है भाई, फॉर्मूला आपके पास है। अब एक अपन देख लेते हैं किससे, पीपीएम से, पीपीएम पीपीबी दोनों में से एक देख लेते हैं, एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। चलो क्वेश्चन अपन खुद फ्रेम करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन फ्रेम करें पीपीएम के लिए और फिर उसका आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है हमारे पास 0.0025 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, नहीं ग्राम ऑफ SO2 लिखते हैं, चलो SO2 गैस dissolved in 500 gram dissolved in solution, dissolved in water to form 500 gram solution, ठीक है। फाइंड its concentration, find its concentration in PPB, PPB में इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें, ठीक है। तो देखो आपके पास वैल्यू कौन कौन सी गिवन है सॉल्यूशन में, वैल्यू गिवन है WB, ठीक है, सॉल्यूट जो अपन इसको मान रहे हैं 0.0025 ग्राम डिजोल्व है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है, जो आपके पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है, सॉल्यूशन से मतलब होता है कि WA भी आ गया इसमें और WB भी आ गया, यही मतलब हुआ ना सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो टोटल मास आ गया। टोटल मास कितना है इसको मिला करके 500 ग्राम। आपको फाइंड करना है PPB, पार्ट्स पर बिलियन, तो आप फॉर्मूला यही तो लिखते हैं WB, WA और WB मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। अब इसको क्या लिखें 0.0025 WB है हमारे पास, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय कितना है 10⁶।
ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 25.0 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसको क्या लिखा मैंने 500। ठीक है, तो एक काम करने 5 इंटू 10⁻² लिख दें इसको, बात तो वही है, सिंपल हो जाएगा। और 10⁻6 है यहाँ पर। अब इसको इससे कैंसिल करो, कितने टाइम्स, 5 टाइम। तो क्या बचा 5 इंटू 10⁻⁴, 2 को ऊपर ले जाओ, -2, 6 प्लस में है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना बचता है हमारे पास, हमारे पास आता है 5 इंटू 10⁻�0, कुछ भी नहीं, तो यानी कि केवल 5 ही बच गया। ठीक है ना, 5 ही बच गया, तो ये क्या आ गया 5 ppm। तो यानी वहां पर कंसंट्रेशन कितनी है, तो इतना SO2 अगर डिजोल्व है वाटर में तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन है 5 ppm, यानी 5 पार्ट। समझना इसको, 5 ppm का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम हमारे पास केवल SO2 डिजोल्व है उसमें, तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई ना। तो यही तो मैंने कहा था कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ppm या ppb का यूज करते हैं। और अगर इसी यूनिट को इसने कहा होता कि ppb में फाइंड करें, पार्ट्स पर बिलियन में फाइंड करें, तो आप केवल क्या चेंज करते, यहां 10�6 की जगह क्या लगा देते, 10�9 लगा देते और इसको सॉल्व कर लेते, देन आंसर आ जाता आपके पास में। ठीक है, तो आई थिंक कंसंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, समझ में आ गए हैं। ये न्यूमेरिकल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, दे मे बी डिफरेंट। ठीक है ना, अलग अलग हो सकते हैं। आप अपनी बुक्स में देखें, उसमें बहुत तरह के वेराइटी ऑफ टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन्हें सॉल्व करें। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप पहले खुद ट्राई करें, आप बुक्स को या सॉल्यूशन को सामने नहीं रखें, पहले खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट को सॉल्यूशन बुक में से देख करके सॉल्व करें, पहले खुद ट्राई करें, एक बार दो बार नहीं होता देन फिर आप उसके अंदर देखें, यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने उसमें देखना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नया टॉपिक नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।